हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं आचार संहिता के बारे में। ठीक है, आचार संहिता। अभी आप इलेक्शन का टाइम है और आप जानते हो कि इलेक्शन के टाइम में कुछ हो ना हो आचार संहिता लागू हो जाता है। अब ये आचार संहिता आपने हर वक्त सुना तो है, लेकिन शायद आपको ये डिटेल में पता नहीं है कि आचार संहिता होता क्या है। सबको ये पता होता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपना कोई भी प्रचार नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि वो प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि आचार संहिता एक्चुअल में है क्या। तो आज हम लोग आचार संहिता को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है आचार संहिता के, वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, सबसे पहला आपको जो यहाँ जानना है वो है आचार संहिता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यहाँ से कोड ऑफ कंडक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ कंडक्ट भी सिंपली इसको बोला जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये हुआ कि आचरण का एक, देखो आचार संहिता का मतलब हुआ आचरण का एक रूल। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिजाइन किया गया है और वो सभी पार्टी को फॉलो करने होते हैं। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि प्रचार करना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका सब चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहला आप आचार संहिता का डेफिनेशन देख लो क्या होता है। आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। ठीक है, बस आपको एक टर्म यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एक दिशा निर्देश का एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, दिशा निर्देश होता है जो सभी पार्टी को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई पार्टी इसमें मनमानी नहीं कर सकती है। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है। जिस दिन, अब ऐसा नहीं है कि इसका आचार संहिता लागू होने का कोई फिक्स टाइम है, वैसा नहीं होता है। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की, मान लो ये 2 मंथ पहले हो सकता है, 3 मंथ पहले हो सकता है। ठीक है, जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव होने की घोषणा की गई, वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वहाँ पे चुनाव कब होना है इसका अनाउंस करते हैं। तो जब वो अनाउंस उन्होंने जब कर दिया, उसी वक्त से आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक है, आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है कि संपन्न होने तक का मतलब क्या है, कि इलेक्शन खत्म हो गया तो क्या आचार संहिता खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक मतगणना पूरा ना हो जाए। चुनाव प्रक्रिया, मैंने चुनाव खत्म नहीं बोला, मैंने चुनाव प्रक्रिया बोला। चुनाव प्रक्रिया जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक आचार संहिता लागू रहता है। यानी जिस दिन को अनाउंस हुआ और जब तक मतगणना नहीं हो जाता है, काउंटिंग वोट का नहीं हो जाता है, तब तक आचार संहिता लागू रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि इस बार आम चुनाव का काउंटिंग 23 मई 2019 को होनी है। लिहाजा आचार संहिता 10 मार्च से शुरू होकर, देखो 10 मार्च को अनाउंस हुआ था डेट ऑफ इलेक्शन का, तो 10 मार्च से शुरू होकर 23 मई तक चलेगा। ये इस बार का आचार संहिता का टाइम है। तो आप इसको याद रखना कि इस बार आचार संहिता 10 मार्च को लगा और ये 23 मई 2019 तक चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आचार संहिता के कुछ नियम जो फॉलो करने होते हैं सभी पार्टियों को। तो सबसे पहला इसका नियम है, आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम नियम भी लागू हो जाते हैं जिनका अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सिंपल सा एक पॉइंट है कि आचार संहिता जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ तो आचार संहिता लागू हो गया और फिर इसके रूल्स भी फॉलो होने लगते हैं। अगला पॉइंट है कि वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं को कोई अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो इसका पहला जो आपका कंडीशन है वो ये है कि वोट हासिल करने के लिए जाति के बेसिस पे या कोई भी संप्रदाय के बेसिस पे अपील नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं बाय कास्ट, मान लो मैं यादव हूँ, बाय कास्ट मान लो बाय, अगर मैं बोलूँ तो मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ। ठीक है, कोई भी जात हो या कोई भी संप्रदाय हो, उसके बेसिस पे मैं अपने ग्रुप में जाके मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोग, मैं मुस्लिम हूँ इस कारण से मुझे वोट दो, मैं हिंदू हूँ इस कारण से मुझे वोट दो। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद ये अलाउड नहीं है। इससे पहले ये बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हालिया टाइम में ऐसा देखा गया है
कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो लोग ऐसे जगह को चुनते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना उनके बुलाए भी आ जाएं। जैसे मंदिर हुए, चर्च हुए, यहाँ पे क्या है ना, वो लोग एक प्रोपेगेंडा सेट कर लेते हैं। जैसे चर्च में वो गए या मान लो मस्जिद में वो गए, वो हिंदू भी हैं फिर भी वो हर तरह का वो कॉस्ट्यूम गेटअप धारण कर लेंगे, एक मुस्लिम वाला लगा लेंगे टोपी वगैरह, और फिर वहाँ जाके वो ऐसे शो करेंगे मुस्लिमों के सामने जैसे वो मुस्लिम ही हो, और उनको हर एक चीज़ वो आता है जो उनके कुरान में बोला गया है, और वो इलेक्शन कुरान के बेसिस पे ही लड़ रहा है। फिर जब हिंदू के बीच में आएंगे तो हिंदू का वेशभूषा धारण करके वो फिर ऐसा बात करेंगे जैसे वो प्योरली हिंदू ही है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा को वो लोग यूज़ करते हैं। तो आचार संहिता लागू होने के बाद इन सभी जगहों को वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। मस्जिद, चर्च, मंदिर या कोई भी पूजा स्थल हो, उसको वो लोग प्रचार के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ अपना मंच नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला इसका पॉइंट है कि चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो भी पॉइंट्स है ना, वो सबको आपको याद रखना है। सिंपल पॉइंट्स है, लेकिन एग्जाम में जब भी आएंगे तो आपको 2-3 पॉइंट साथ में दिया जाएगा, बोला जाएगा इनमें से कौन सा रूल नहीं है, तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इस कारण से आपको सिंपल पॉइंट्स हैं जो दिमाग में फीड कर लेने हैं। तो क्या हो गया कि कोई भी मंत्री जो सरकारी दौरा करने को जाता है, ठीक है, उसमें जो भी एलोवेंसेस होते हैं, जो भी खर्च होते हैं, वो सब सरकार की तरफ से उसका बेयर किया जाता है। तो अब इस खर्च पे, इस दौरे को वो लोग अपना चुनावी दौरा नहीं बना सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। लेकिन देखो ये एक ऐसा चीज़ है ना, इसको जनरली इसका फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जब सरकार, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो तो वो इलेक्शन कमीशन पे थोड़े से हावी होते हुए दिखाई देती है। जैसे अभी आप देख लो एट प्रेजेंट, तो बहुत से ऐसे हैं चीज़ें जिसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो। जैसे अभी आपको, मैं कुछ दिन पहले ही मैं आया हूँ ट्रेन से, मैंने देखा ट्रेनों पे पोस्टर अभी भी सटे हुए हैं। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आप किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को चुनाव के लिए या प्रचार करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर अभी भी अगर सटे हुए, इसका मतलब ये हुआ कि आचार संहिता का अवहेलना हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह से चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी मैंने आपको बताया था कि मैं अभी कुछ दिन पहले आ रहा था ट्रेन से, तो मैंने देखा तो ट्रेन पर नरेंद्र मोदी का पोस्टर सटा हुआ है। अब देखो ये पोस्टर सटा होना एक बहुत बड़ा गुनाह है अभी के केस में, और इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी पार्टी पे कार्रवाई की जा सकती है। नरेंद्र मोदी का पोस्टर सटा हुआ है तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया। या तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया है या फिर इग्नोर किया गया है इस चीज़ को, ठीक है। और कंप्लेन हो ना हो इससे मतलब नहीं होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन को खुद ही इसका जांचना होता है, क्योंकि वो लोग अपना हर जगह मेंबर्स उनके हैं, हर जगह पुलिस वगैरह लगे होते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो फिर उनको इस बात का पता क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो ट्रेन का एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी प्रचार के लोग यूज़ कर रहे हैं जो नहीं करना था। तो सरकारी संसाधनों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यहाँ तक कि कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी मंदिर का भी वो लोग यूज़ नहीं करेंगे। जितने भी सरकारी संसाधन हैं उसमें से किसी का भी वो लोग चुनाव के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, चुनाव प्रचार के लिए। अगला है कि केंद्र हो या प्रदेश सरकार, न तो कोई घोषणा कर सकती है और न शिलान्यास, न लोकार्पण और न ही भूमि पूजा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जब आचार संहिता लागू हो गया, इसके बाद कोई भी सरकार, या तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी तरह का न्यू घोषणा नहीं कर सकती है। जो पुराना है उसको वो लोग कंप्लीट भले ही कर सकती है, ठीक है। अगर कोई पुराना प्रक्रिया चला आ रहा है तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग कोई न्यू चीज़ का घोषणा नहीं कर सकते हैं, ना ही शिलान्यास। शिलान्यास आप जानते हो ना कि कोई भी न्यू चीज़ बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग एक शिलान्यास कार्यक्रम रखते हैं जिसमें वो लोग ये घोषणा करते हैं कि अब यहाँ पे ये काम होगा। तो वो भी नहीं किया जा सकता है, लोकार्पण भी नहीं किया जा सकता है, और ना ही भूमि पूजन किया जा सकता है। अगला एक सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं हो सकता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचे। तो सरकारी पैसा का यूज ही नहीं करना है। आपको बस एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है कि कोई भी सरकारी मीडियम को, कोई भी सरकारी तंत्र को प्रचार के लिए यूज नहीं करना है।
इस पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। ठीक है, इस पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग क्या करता है, कुछ पर्यवेक्षक को नियुक्त करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों से 100 मीटर के भीतर प्रचार करने की परमिशन नहीं होती है। तो आपके लिए ये तीसरा या चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखो बहुत सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें से आपको सॉर्ट आउट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 100 मीटर के भीतर प्रचार करने का परमिशन नहीं है। ये 100 मीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 200 मीटर दिया जा सकता है, 1 किलोमीटर दिया जा सकता है। तो आप इसका ध्यान रखना कि 100 मीटर जहाँ पे भी मतदान केंद्र है उससे 100 मीटर भीतर वो लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कैंडिडेट और पार्टी को जुलूस निकालने या बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है। तो अगर किसी भी तरह का वो लोग, मैंने अभी आपको बोला था कि इस आचार संहिता लागू होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुतों के दिमाग में ये गलत तरीका से एक सेट किया हुआ है कि आचार संहिता लागू हो गया आप कोई प्रचार नहीं करेगा, आचार संहिता लागू हो गया तो अब कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। वो लोग प्रचार कर सकते हैं, वो लोग हर एक काम को कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। जो पहले उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं था, अब उनके पास लिमिटेशन है, किस तरह से वो करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी जुलूस निकालना चाहता है तो उसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी, परमिशन लेके वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देना होता है। तो ये आचार संहिता से पहले भी ये लागू रहता है। जरूरी नहीं है कि आचार संहिता के दौरान ही लागू हो, ये पहले से लागू होता है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकती है जिससे धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच मतभेद या घृणा फैले। सबसे पहली बात, धार्मिक स्थानों को वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं, धार्मिक टर्म को लेकर वो लोग वोट नहीं मांग सकते हैं, और कुछ भी ऐसा प्रोपेगेंडा वो लोग नहीं फैला सकते हैं जिससे दंगा का सिचुएशन आए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मत पाने के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना, उन पर दबाव बनाना भारी पड़ सकता है। ठीक है, यानी ये टर्म्स कोई भी हो, देखो रिश्वत देना ये भारत में पहले से चला आ रहा है। वो लोग वोटिंग से पहले रिश्वत देते हैं जो आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन इसको वो लोग छुप छुप के करते हैं। अगला है कि व्यक्तिगत या जातिगत टिप्पणियां करने से भी चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्तिगत, आपने देखा भारत में इलेक्शन से पहले ऐसा एक माहौल बन जाता है जहाँ पे लोग व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। जैसे कांग्रेस का राहुल गांधी और बीजेपी से नरेंद्र मोदी ले लो, एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहते हैं। तो इस तरह के टिप्पणियों से बचना होता है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई कर सकती है। अगला पॉइंट है कि अनुमति के बिना किसी भी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फिर से एक दूसरा कि कोई भी दीवार, पोस्टर चिपकाने के लिए या कोई भी जमीन हो सभा करने के लिए वो लोग बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति का यूज, बिना अनुमति से यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो अभी भी आपको बहुत जगह पोस्टर्स वगैरह सटे हुए मिल जाएंगे जो पहले से थे। मुझे नहीं पता कि उनके लिए उन्होंने परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन इसका उल्लंघन हमेशा होता रहा है। अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में अवरोध पैदा नहीं कर सकते हैं। ये भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका अभी अवहेलना हो रहा है। अभी देखो आचार संहिता लागू होने के बाद मैक्सिमम चीज़ों का अवहेलना हो रहा है। अभी कुछ ऐसे केसेस सुनने को आया। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का रैली था और राहुल गांधी की रैली में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाया गया। अब देखो ये मेरा एक सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस है। मैं पॉलिटिकली ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, पर मैं एक सिटीजन होने के नाते मैं तो अपना वक्तव्य व्यक्त कर सकता हूँ ना। क्या ऐसा क्यों हुआ? अब देखो अगर राहुल गांधी का चुनाव रैली है या उनका सभा है, उनका कहीं पे भी सम्मेलन हो रहा है, उसमें से ऐसे लोग क्यों जाएंगे जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं? सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। उसमें ऐसे लोग क्यों जाएंगे? आपको अगर मीट खाना ही नहीं हो तो आप होटल में जाके क्यों ऑर्डर करोगे और फिर उसको मंगा लोगे टेबल पे, उसके बाद उसको फेंक दोगे? किनके पास इतना टाइम है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं वो करूँ? इस कारण से कोई वहाँ पे जाएगा ही नहीं जिसको वो पसंद नहीं है। वहाँ जाके अगर कोई नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहा है, इसका मतलब पक्का है ना वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का सपोर्टर है। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं तो जानता ही नहीं, ये तो कॉमन सिटीजन है। तो इस तरह की चीज़ों को वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से भुना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रही है, पहले भी और अभी भी देखते ही रहेगी। इसमें कोई ये नहीं है। बस आचार संहिता नाम का एक लागू होना होता है तो हो जाता है।
ठीक है। तो हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है पढ़ना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बस इसका कितना प्रैक्टिकल यूज है वो तो आप सब देख ही रहे हो। अगला पॉइंट है इसमें, प्रस्तावित बैठक में लाउड स्पीकर या किसी अन्य सुविधा के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यानी यहाँ पे आप लाउड स्पीकर, खास तौर पे ये दिया गया है कि आपका आवाज़ जब दूर तक अगर पहुँचाना चाहते हो, यानी लाउड स्पीकर को यूज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको परमिशन लेना होता है यूज़ करने से पहले। अगला पॉइंट है कि जुलूस के लिए आयोजक कार्यक्रम के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को अग्रिम सूचना देंगे ताकि पत्र को आवश्यक व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके। सिंपल सा एक पॉइंट है कि पुलिस को प्रियर नोटिस देना पड़ता है ताकि वो लोग सारा अरेंजमेंट कर सके। तो सिंपल सा एक पॉइंट था। अगला है कि जिन स्थानों पर किसी अन्य पार्टी द्वारा बैठक आयोजित हो रही हो उनके साथ दूसरी पार्टी द्वारा जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे, इसीलिए परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, अगर कहीं पे एक पार्टी का मीटिंग हो रहा है, एक पार्टी का सभा हो रहा है, तो वहाँ पे दूसरा पार्टी नहीं जा सकता है आचार संहिता लागू होने के बाद। ऐसे नॉर्मली ये लोग हमेशा इस तरह का कांड करते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा एक पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं निकाले जाएंगे। 2014 के इलेक्शन में भी बहुत ऐसा देखा गया था कि किसी दूसरे पार्टी का पोस्टर दूसरे पार्टी निकाल रहे हैं या उस पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद इसको वो लोग यूज़ नहीं, इस तरह के मेथड को वो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे किसी पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है तो उसको वो निकाल नहीं सकते हैं। चुनाव में मतदान के दिन और करीब 48 घंटे पहले से मतदाताओं को शराब परोसने या वितरित से बचना चाहिए। ठीक है, तो 48 घंटे पहले, और इस बार एक और टर्म जोड़ा गया इसमें, 48 घंटे पहले उनको अपना मैनिफेस्टो, जो भी अपना मैनिफेस्टो होगा उनको 48 घंटा पहले ही शो करना होगा, पहले ही लॉन्च करना होगा। यानी चुनाव के दिन से 48 घंटे पहले उनको मैनिफेस्टो क्लियर करके बता देना है यहाँ के नागरिकों को। ठीक है, पिछला बार ऐसा क्या हुआ था, 2014 के इलेक्शन में जिस दिन चुनाव था उसी दिन उन्होंने, बहुत सारे पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसके कारण से वोटरों को लुभाया जा सके। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा को भी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक दल व उम्मीदवार मतदान केंद्र के पास लगाए गए शिविर के पास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है कि आप लोग भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। सिंपल सा एक पॉइंट था। तो देखो, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ये मैंने डिटेल्ड में लिया है ताकि आपका कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा ना हो कि ये नहीं होता है वो नहीं होता है। इसमें से 5-7 पॉइंट जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से याद रखना। अब एक आचार संहिता के उल्लंघन पे दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, सिंपल सा है कि आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं और अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है, इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो ये था आचार संहिता से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ ऐसे चीज़ों को समझना था आपको, जिसको लेकर आपके दिमाग में हमेशा गलत चीज़ें रहती है कि आचार संहिता का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चीज़ कुछ समझने को था नहीं, बस कुछ जानने को चीज़ था जो आपने जान लिया। चलिए फिर से मिलते हैं कल किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।